Okay, so hello everyone. This is a lecture number 22 of some basic concepts of chemistry extended version. हम साथ में जो adjoining articles हैं उनको कवर कर रहे हैं. हमने some basic concepts of chemistry जिसमें mainly mole concept पढ़ते हैं उसकी शुरुआत तो करी थी. बट अराउंड 12 to 13 लेक्चर के बाद में हमने वो चैप्टर अपना, अगर हम स्कूल लेवल के हिसाब से देखें तो बिल्कुल फिनिश कर दिया था. उसके बाद से यानी अगर हम 13-14 लेक्चर में चैप्टर अपना फिनिश मान लें, वो सिर्फ इस चैप्टर के लिए होता है, हर चैप्टर के लिए ऐसा नहीं होता है. तो पिछले 7 या 8 लेक्चर से हम उसी के अराउंड जो है वो कंसेप्ट्स को और आपके बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और हम बातें दूसरी भी कवर कर रहे हैं. तो इसी डिस्कशन के साथ हम अपनी शुरुआत करते हैं. पिछली क्लास में लेक्चर नंबर 21 में हमने परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम के बारे में पढ़ा था. तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम कर लेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे लास्ट आर्टिकल की तरफ. सो लेट मी स्विच ऑन स्क्रीन शेयरिंग फॉर यू और आपको स्क्रीन दिखने लग जाएगा. हाँ भाई अनुश्री बताइए, स्क्रीन दिख रहा है मैम? यस सर. चलिए बहुत अच्छी बात. तो मैम इससे पहले के मैक्सिमम परसेंटेज लेबलिंग या मिनिमम परसेंटेज लेबलिंग आप समझें, पहले आप मुझको ये बताइए, क्योंकि मुझे तो एज अ स्टूडेंट यही समझने में बहुत प्रॉब्लम हुई थी कि मैम परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम, अगर ये हमने बोल दिया परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम, तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है? व्हाट डज दिस मीन? ये बताइए पहले. व्हाट डू वी मीन? अगर आप अपनी लैंग्वेज में समझाइए, कोई एकदम वर्बटिम डेफिनेशन नहीं बतानी है, बट परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम से आप क्या समझती हैं? बताइए मैम सबसे पहले. मैम सर, जो परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम का मतलब है, जैसे अगर किसी कोई भी हम ओलियम की बॉटल खरीदते हैं, उस पे जो परसेंटेज लिखी है उसका मतलब होता है कि अगर हम ओलियम का जो सोल्यूशन है उसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पानी डालेंगे तो जितना परसेंटेज दिया है हमें उतना ही मास मिल जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी डेफिनेशन. बस मैम एक बात का और आपको ध्यान रखना है कि जो ओरिजिनल बोतल ले रहे होंगे जिसपे लेबल लिया होगा, उस ओरिजिनल बोतल का कितना मास लेना होगा? 100 ग्राम. बहुत इन्होंने बहुत अच्छी डेफिनेशन बताई. इतनी अच्छी डेफिनेशन तो मैं भी नहीं बता पाता जितनी इन्होंने बताई. एक्सीलेंट आंसर. कि अगर कोई बॉटल आपके उस पर लेबल चिपका हुआ है, ओलियम हम लेकर आए हैं और उस बॉटल पे लेबल चिपका हुआ है, लेट अस से कि 115% ओलियम, तो इसका मतलब ये होगा कि 100 ग्राम अगर हम ले लें और सफिशिएंट अमाउंट. बहुत अच्छी बात देखिए, उन्होंने इतनी अच्छी डेफिनेशन बताई कि ढेर सारा पानी डाल दो ताकि कोई लिमिटिंग रिएजेंट ना रह जाए. पानी डाल देंगे तो खूब सारा पानी डालेंगे तो हमको जो है वो क्या मिल जाएगा? वहां पर सोल्यूशन के अंदर H2SO4, और अगर 115% लिखा हुआ था तो 100 ग्राम कितना H2SO4 देगा मैम? 115 ग्राम. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. तो इसका मतलब ये है कि आपको बिल्कुल जो बेसिक डेफिनेशन है वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई परसेंटेज लेवलिंग ऑफ वॉल्यूम की. ठीक है मैम? यस सर. चलिए, अब अगर ये समझ में आ गई, बेसिक डेफिनेशन आपको समझ में आ गई परसेंटेज लेवलिंग ऑफ वॉल्यूम की, तब हम वापस से कल के इनके सवाल पर आ जाते हैं कि यार मैक्सिमम हद से हद वो लेबलिंग उस पर कितनी डाल सकते हैं. मैक्सिमम का मतलब ये कि 100 ग्राम सोल्यूशन से मैक्सिमम कितने ग्राम H2SO4 मिल सकता है. ये चीज समझ में आ रही है मैम? यस सर. कि 100 ग्राम से कितने ग्राम H2SO4 मिल सकता है. तो अब मैम मैक्सिमम इतना मिल सकता है कि वो 100 ग्राम जो लें उसमें हम पुराना वाला H2SO4 तो 0 ग्राम मान लें.
और SO3 कितना मान लें, 100 ग्राम, यस सर। ताकि पानी पे डालने पे खूब सारा रिएक्ट करे और खूब सारा H2SO4 मिले। तो अब अगर हमने H2SO4 पुराना वाला तो 0 ग्राम मान लिया था, SO3 गैस ही भरी हुई मान ली थी 100 ग्राम डिब्बे के अंदर, तो SO3 के 100/80 ये क्या होगा SO3 के, बताइए। नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स। तो अब ये तो बैलेंस्ड इक्वेशन है मैम, ये आपको बैलेंस्ड इक्वेशन दिख रही है। तो 1 मोल SO3 1 मोल H2SO4 देता है, तो 100/80 मोल 100/80 मोल H2SO4 देंगे, ठीक है। तो सर अगर हम H2SO4 जीरो कर देंगे और सिर्फ SO3 लेंगे तो ये इसे तब भी हम ओलियम कहेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, क्योंकि तब तो मिक्सचर कहलाएगा ही नहीं वो। मैम अब ये बिल्कुल जो आपका कहना है मैं उसको ऐसे सॉल्व करूंगा। अब बताइए कि वो हमने एकदम लिमिटिंग केस ले लेंगे, वो मैं अब ऐसे अब ऐसे मानूंगा, देखिए। ठीक है सर। अब आपको जो है वो क्या कहते हैं, आपकी बात को मैंने ऐसे रख लिया। अब देख लिया, अब तो ऑलमोस्ट 99.9999 और उधर 0.0001, यानी ऑलमोस्ट एकदम ना के बराबर ही H2SO4 लिया है ना। ये हम यस सर। लिमिटिंग केस ले रहे हैं, एक्सट्रीम केस ले रहे हैं। ठीक है सर, आगे समझ में। वैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका कि उस केस में तो उसको H2SO ओलियम नहीं कहना चाहिए जब आपने H2SO4 लिया ही नहीं, क्योंकि ओलियम में तो दोनों होने चाहिए, मगर हमने लिमिटिंग केस ले लिया, ठीक है मैम। यस सर। तो अब जब 100/80 मोल मिला है तो 98 से मल्टीप्लाई कर दिया GMM से। अब बताइए H2SO4 कितना मिल गया हम, 122.5 ग्राम्स। और तो यानी परसेंटेज लेवलिंग फिर कितनी कहलाएगी मैम, 122.5%। ये 122 पॉइंट, ये मैक्सिमम हो सकती है। और मिनिमम के लिए मैम ये है कि मैं 100 ग्राम में ये SO3 लू ही नहीं, यस सर। केवल H2SO4 लूं। अब फिर से आप ऑब्जेक्शन करेंगे कि तब भी हम इसको ओलियम कहेंगे, तो जवाब ये रहा। ठीक है सर। बताइए, बात समझ में आई। यस सर, समझ में आता है। चलिए चलिए चलिए, एक आध सवाल कर लें। हाँ भाई श्लोक, सवाल कर लें एक आध ओलियम पे। यस सर। चलो भाई चलिए। चलिए ये सवाल है, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, पढ़िए श्लोक। An oleum sample is labeled as 118%. Calculate first mass of H2SO4 in 100 gram oleum sample. Maximum mass of H2SO4 that can be obtained if 30 gram sample is taken. Third, composition of mixture. Mass of components if 40 gram water is added to 30 gram given oleum sample. चलिए करिए, यहाँ से बिल्कुल ओलियम का एक और प्रैक्टिस हो जाएगी, थोड़ा और बात समझ में आ जाएगी। एक और प्रैक्टिस हो जाएगी, थोड़ी और बात समझ में आ जाएगी। ये अंशु, कल वाला लेक्चर जो थोड़ा छूटा था देख लिया आपने अंशु? यस सर, कंप्लीट कर लिया। वेरी गुड। इस बार का टेस्ट देना है ना संडे का? यस सर। बहाना नहीं चलेगा। यस सर, देंगे। चलिए गुड गुड गुड। कनुप्रिया, कनुप्रिया लेक्चर अपडेट्स बताइए। अभी अभी जो है वो आपको समझ में नहीं आएगा, अभी आपको लेक्चर देखना चाहिए था मैम। कनुप्रिया अभी कहाँ पर है आप बताइए, कि कौन से लेक्चर पर हैं अभी? सर लेक्चर नंबर 5। लेक्चर अभी देख लिया या देख रही हैं? सर देख लिया लेक्चर नंबर 5। देख लिया लेक्चर नंबर 5, मैं लेक्चर नंबर 6 भेज रहा हूँ आपको। ओके ठीक, सर। वो उसको देखिए और फिर हम लोग अलग से जूम सेशन करेंगे। ओके सर। हाँ, यहाँ पे तो अभी थोड़ी आगे की चीजें चल रही है ना, तो आपको जो है वो क्या कहते हैं कि उसमें टाइम लगेगा। मैं आपको लेक्चर भेज रहा हूँ, लेक्चर देखिए, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं, अलग से क्लास ले लेंगे। देखिए ओके भेज सर। दिया आपको, लेक्चर भेज दिया है मैंने। यस सर, आ गया। ठीक है, उसको देखिए मैम, अभी यू कैन लीव द मीटिंग, उसको देखिए फिर मुझको बताइएगा। ओके ठीक है सर। मैम, चलिए ओके।
सर फर्स्ट पार्ट का तो आ गया आंसर। चलिए चलिए बाकी पार्ट भी कर लीजिए। बताइए भाई, बताइए कैसे होगा। सर हो गया सर। चलिए 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 भाई, देखते हैं सब लोग ट्राई कर लें। जितने भी अगर एक दो पार्ट भी हो रहे हैं तो चलेगा। ये मैंने 3 क्वेश्चन दिए हैं, कोई एक क्वेश्चन नहीं है। तो ये नहीं समझे आपको एक सवाल करने को दिया, एओलियम के 3 क्वेश्चन दे दिए करने को। तो पहला, दूसरा, तीसरा, 3 सवाल दे दिए करने को। 3 सवाल दे दिए। ठीक, चलिए लक्षिता का आंसर आया है 20 ग्राम्स। ठीक, देखते हैं। और हाँ भी हुआ। दीपाली हो रहा है क्वेश्चन सॉल्व कर रही हैं? दीपाली यस आवाज आ सर। रही है? हाँ सर आ रही है, ऐसा करना है सॉल्व। चलिए 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 ठीक। आइए भाई देखते हैं। देखिए 118, ठीक, दृश्य का भी आंसर आया है। 118% जो ओलियम है उसका मतलब है कि टोटल 100 ग्राम से 118 ग्राम H2SO4 ऑब्टेन हुआ है, उसका यही Sir, done. मतलब। ठीक, यानी SO3 हम मान लेते हैं कि x ग्राम होगा, तो H2SO4 100 माइनस x होगा। वही घिसा पिटा, SO3 x है तो x अपॉन 80 मोल्स। तो अब फिर x अपॉन 80 मोल्स इसके, x अपॉन 80 इंटू 98 ग्राम इसका। तो टोटल मास ऑफ H2SO4 100 माइनस x तो पुराना वाला था, x अपॉन 80 इंटू 98 नया वाला था। तो अब जब आप ये देखेंगे तो ये कितना हो गया, 118, 100 प्लस 18 x अपॉन 80। यहां से निकाल लेंगे x 80 ग्राम, H2SO4 20 ग्राम, ये 100 ग्राम ऑफ सैंपल में। तो पहले पार्ट का आंसर यही है। पहले पार्ट का आंसर यही है कि भाई 100 ग्राम में कितना H2SO4 था, कितना था
20 grams. 20 grams. 20 ग्राम 20 ग्राम। अब ये कहा गया है कि मैक्सिमम मास ऑफ H2SO4 जो कि प्राप्त हो सकता है अगर हम 30 ग्राम सैंपल। तो अब ये देखिए कि 30 ग्राम अगर सैंपल लिया है, क्वेश्चन तो लिख लिया है ना सब लोगों ने, क्वेश्चन तो लिख लिया है ना? अगर क्वेश्चन नहीं लिखा हो तो बताइए, पहले तो आपको क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन तो लिख लिया है ना सब लोगों ने, बताइए। यस सर। Yes sir. क्वेश्चन लिख लीजिए ताकि फिर सोल्यूशन तो आराम से देखेंगे, मगर कम से कम बच्चों की कॉपी में सवाल तो लिखा होना चाहिए एटलीस्ट। अन्वेषा समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक, अब देखिए ये फर्स्ट पार्ट हो गया। नाउ लेट अस मूव ऑन टू सेकंड पार्ट। ये देखिए, अगर हम 30 ग्राम सैंपल लेंगे, क्योंकि जब 100 ग्राम सैंपल में ऐसा था कि 80 ग्राम SO3 थी, 20 ग्राम H2SO4 था, तो 30 ग्राम सैंपल में उसी प्रोपोर्शन में चीजें बटेंगी। ठीक के 80/100 इंटू 30 ग्राम यानी 24 ग्राम SO3 होगी, और 20/100 इंटू 30 यानी 6 ग्राम H2SO4 होगा। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि जो 100 ग्राम में 80:20 का रेशियो था, मतलब H2SO4 का और SO3 का, तो 30 ग्राम वाले सैंपल में 24 ग्राम SO3 होगा और 6 ग्राम H2SO4 होगा। अब 6 ग्राम होगा तो SO3 यानी 24 ग्राम था, तो 24/80 मोल्स SO3 के हो जाएंगे, और वो 24/80 मोल्स H2SO4 के बनाएंगे। यानी कि मास कितना बनेगा? 24/80 इंटू 98 यानी 29.4। तो टोटल H2SO4 की जब बात आएगी तो 29.4 तो पहले वाला होगा, 6 ग्राम वो बाद वाला होगा, तो वो 35.4 ग्राम्स होगा। 35.4 ग्राम्स होगा, यानी जो पानी जो आपके जो यूज हुआ है वो 5.4 ग्राम हुआ, और पुराना वाला H2SO4 और नया जो बना है, पुराना वाला 6 ग्राम था, नया SO3 के रिएक्ट करने के बाद में 29.4 बना, यानी टोटल जो अब H2SO4 बना वो 35.4 बना। दृश्य आपका 36.75 कैसे आ रहा था मैम? सर वो बस मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी गलती हो गई। वो जैसे जैसे टेस्ट नजदीक आता है मल्टीप्लिकेशन की गलतियां बढ़ती जाती हैं। इस बार मार्क्स आएंगे दृश्य या नहीं टेस्ट में? सर कोशिश तो देखिए, पूरी हाँ करिए। कोशिश, बस कोशिश करनी है। मार्क्स कोई प्रेशर कोई भी बच्चा नहीं लेके मार्क्स लेकर आने ही आने, नहीं आएंगे तो क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपके 100 में 10 नंबर भी आए, बस आप इस बात से सेटिस्फाई रहेंगे यार हमने कोशिश तो करी, वो अच्छी बात है। कोई ये नहीं कि 100 में 100 लाने ही लाने, 100 में 10 भी आए मैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रोवाइडेड कि बस आप इससे सेटिस्फाइड हो कि हाँ यार हमने मेहनत तो करी, वो ज्यादा जरूरी है। अपना अपना बेस्ट एफर्ट डाला था, वो ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम मोबाइल में टाइम वेस्ट कर रहे थे जब पढ़ना चाहिए था, ऐसा नहीं किया था हमने। हमने जो है वो पढ़ने की कोशिश करी थी, कोशिश करी तब भी मार्क्स नहीं आए, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। लास्ट पार्ट क्या पूछा है? लास्ट पार्ट क्या पूछा है? लास्ट में क्या पूछा है? कि 30 ग्राम सैंपल में अगर जो है वो 40 ग्राम आप पानी डाल देंगे तो क्या हो? 30 ग्राम सैंपल में, तो 30 ग्राम तो ऊपर वाला ही था, 40 ग्राम अगर आप पानी डाल देंगे तो क्या होगा? तो देखिए ये हमने डिस्कस किया हुआ है कि बहुत ध्यान से देखिए कि इवन इफ वी ऐड, प्लीज पे अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग, इवन इफ वी ऐड 40 ग्राम्स ऑफ वाटर टू 30 ग्राम वॉल्यूम सैंपल, 30 ग्राम तो ये था, 24 ग्राम SO3 था, 6 ग्राम H2SO4 था, तो केवल कितना पानी की जरूरत पड़ेगी? अभी तो हमने देख ही लिया, केवल कितना पानी की जरूरत पड़ेगी?
क्योंकि पानी तो सिर्फ इसलिए चाहिए ना कि वो किससे रिएक्ट करेगा, बताइए पानी की जरूरत यहाँ किस लिए है? SO3 के साथ रिएक्ट करने के लिए। वेरी गुड, SO3 के साथ रिएक्ट करने के लिए। तो अगर उस एंगल से आप देखें तो SO3 जो 24 ग्राम है उसके जितने मोल्स है, केवल 5.4 ग्राम पानी की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, और हमने तो डाल दिया बहुत ज्यादा, हमने तो 40 ग्राम डाल दिया। तो हम जो है वो यहाँ पर ये बोलेंगे कि बाकी 34.6 ग्राम वाटर विल रिमेन एज एक्सेस रिएजेंट, उसका कोई यूज नहीं होगा। डालते रहो, पानी डालते रहो, H2SO4 तो उतना ही बनेगा जितना पहले बना था। H2SO4 आप एक्स्ट्रा पानी डालेंगे, H2SO4 थोड़ी बन जाएगा। H2SO4 तो जितना SO3 है उसने रिएक्ट कर लिया, बना दिया। आपके एक्स्ट्रा पानी डालने से कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, उतना ही जितना पहले बनना था उतना ही बनेगा। भाई 5.4 ग्राम की जरूरत थी, आपने बस उतना डाल दिया, उसके बाद जितना बनना था बन गया, बाकी आप और पानी डालने कोई मतलब ही नहीं है। बताइए समझ में आया? यस सर। चलिए चलिए, बताइए आगे बढ़े। सब नोट डाउन करें, आराम से नोट डाउन करें। टफ क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन नहीं थे, 3 क्वेश्चन थे। तो पहले पार्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ भाई दीपाली, पहले पार्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो सर। पक्का? बिल्कुल हाँ सर। ऑनेस्टली? हाँ चलिए, सर। फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया मैम? हाँ सर, पूरा समझ में आ गया था मुझे तो। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट थोड़ा इनलार्ज कर दे रहा हूं मैं। सेकंड पार्ट में जो है वो पूछा था कि भाई अगर 30 ग्राम सैंपल ले तो 30 ग्राम के तो पहले तो उसी रेशियो में वो निकाली आपने, 24 ग्राम SO3 होगा और 6 ग्राम H2SO4 होगा। फिर जब उसमें पानी डाल देंगे तो जो 6 ग्राम तो पहले से पड़ा हुआ था, और बाकी 24 ग्राम रिएक्ट करके 29.4 बना देगा। तो टोटल H2SO4 कितना हो जाएगा? 29.4 प्लस 6 35.4। थर्ड पार्ट में आप पानी भले ही ज्यादा डाल दें, मगर H2SO4 तो उतना ही होगा जितना पहले बना हुआ था। बताइए आगे बढ़े। यस सर। चलिए भाई समझ में आ गया। यस सर। अब ये देखिए, ये लास्ट आर्टिकल हम इस चैप्टर का स्टार्ट कर रहे हैं, टाइट्रेशन। टाइट्रेशन, तो हेडिंग डाल लीजिए टाइट्रेशन। ये अगर आप एनसीईआरटी में ढूंढेंगे कि कहाँ पे दे रखा है, तो जब अभी स्कूल होपफुली चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, आप जाएंगे तो स्कूल में आपको केमिस्ट्री लैब के लिए ले जाया जाएगा। वहां पर अगर आप अभी देखेंगे तो एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक आती है, अपार्ट फ्रॉम दैट एनसीईआरटी की एक प्रैक्टिकल बुक भी आती है।
एनसीईआरटी की एक प्रैक्टिकल की भी बुक आती है, मैं आपको बुक भी दिखाना चाहूंगा, सॉफ्ट कॉपी मेरे पास में है अवेलेबल। सो वी हैव एनसीईआरटी प्रैक्टिकल बुक ऑल्सो, आपको पता नहीं होगा वो दूसरी बात है, बट एनसीईआरटी की प्रैक्टिकल की भी बुक आती है, ठीक, और वो हमको पता होनी चाहिए। जस्ट एक मिनट, अभी जो है वो क्या कहते हैं, कहीं पर वो फोल्डर मुझको मिल नहीं रहा है, बट प्रैक्टिकल वाली बुक एनसीईआरटी की रहती है, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा practical वाली book, in fact I'll send the PDF to you also, don't worry, I have it with me, just अभी ढूंढना पड़ेगा कहाँ पर है। तो वहां पर ये आर्टिकल कवर किया जाता है। अब टाइट्रेशन कहते किसको है, टाइट्रेशन कहते किसको है, हमें पढ़िए जरा क्या लिखा हुआ है, अन्वेषा पढ़िए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। The method of calculating concentration of unknown solution with the help of a known solution is called titration. हाँ, एक अननोन सॉल्यूशन की हेल्प से जो है वो एक अननोन की हेल्प से नोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकाल देना, उसी का नाम है टाइट्रेशन। तो लिखिए पहले तो ये डेफिनेशन है टाइट्रेशन का, मतलब क्या होता है, लिखिए लिखिए लिखिए, नोट डाउन करिए। बताइए, लिखा लिखा भाई, आगे बढ़े। यस सर। चलो, देखिए जो है वो क्या कहते हैं कि यहाँ पर मतलब हम बेसिकली काम ऐसा करने वाले हैं, पहले से ही उसकी क्लैरिटी दे दें कि जैसे आपको ऐसा कर रखा हो हमने कि यहाँ पर NaOH लिया हुआ हो, ठीक, और NaOH लिया हुआ है 0.100 ml, और उसकी मोलैरिटी अननोन है, मोलैरिटी अननोन है, मोलैरिटी ऑफ NaOH इज अननोन। सपोज करिए मैं आपसे क्वेश्चन वो मुझे निकलवानी है आपसे, NaOH की मोलैरिटी अननोन है, तो वो अननोन को मुझे पता था, मगर मैंने आपसे कंसील कर ली, उस चीज को छुपा लिया और बोल दिया कि x मोलर है। अब आप जो है वो यहां से NaOH को न्यूट्रलाइज करने के लिए HCl डाल रहे हैं। तो अगर HCl आपको 0.4 मोलर HCl है, और अगर ये HCl आपको 200 ml यूज करना पड़ा, 200 ml यूज करना पड़ा फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन,
अगर HCl आपको 200 ml यूज करना पड़ा फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, कि सारा NaOH को हम सारे बेस को एसिड जो है वो न्यूट्रलाइज कर देगा, एसिड बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, तो HCl 0.4 मोलर और उसकी वॉल्यूम जो यूज करनी पड़ी 200 ml फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। तो अगर ये डेटा आपको गिवन है तो इसको यूज करते हुए बताइए कि NaOH की कितनी मोलैरिटी होगी। 0.8 मोलर। चलिए अभी बाकी लोग भी देखें और समझें और बताएं। Yes, sir. 0.8. करिए करिए करिए, बाकी लोग भी करिए, देखिए बताइए। 0.8 मोलर। 0.8 मोलर। 0.8. 0.8. सब लोगों का वही आंसर आ रहा है। Sir, yes, same 0.8. 0.8 मोलर। चलिए देखते हैं भाई। देखिए कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए यह है कि हमें HCl की मोलैरिटी भी पता है और HCl की वॉल्यूम भी पता है। तो मोलैरिटी पता है, वॉल्यूम भी पता है, तो बताइए HCl के जो हम डाल रहे होंगे तो HCl की मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम कितने मोल्स होंगे, बताइए कितने मोल्स होंगे। 80 मिलीमोल्स। हाँ देखिए, मोलैरिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में ले लिया तो फिर मोल्स नहीं निकलेंगे, क्या निकलेंगे, मिलीमोल्स। तो जैसे कि इन्होंने बताया 80 मिलीमोल्स, यानी हमको ये पता चला यानी हमको ये पता चला कि भाई जो HCl हम डाल रहे हैं, तो हम कितना HCl डाल रहे हैं, 80 मिलीमोल्स। ये चीज समझ में आ रही है। जो हम HCl जो हम फिर यूज कर रहे हैं न्यूट्रलाइज करने के लिए 80 मिलीमोल, तो अगर 80 मिलीमोल हम यूज कर रहे हैं तो यानी कि फिर NaOH भी कितना होगा, 80 मिलीमोल्स। उसी को तो न्यूट्रलाइज किया जा रहा है, उसी को तो खत्म किया जा रहा है। यानी कि फिर जो है वो क्या कहते हैं कि ये हमको पता चल रहा है, कॉमन सेंस तो फिर यही कह रहा है कि जरूर अगर HCl 80 मिलीमोल्स है तो फिर NaOH भी कितना होना चाहिए, 80 मिलीमोल्स, तभी तो न्यूट्रलाइजेशन होगा। अब NaOH अगर 80 मिलीमोल है तो NaOH तो 100 ml लिया हुआ था, तो जो है मोलैरिटी नहीं मालूम, तो यानी 100 इंटू एक्स, ये किसके बराबर होगा, 80 मिलीमोल्स। एक्स तो मिलीलीटर वाली वॉल्यूम है तो ऑटोमेटिकली आ रहा है। तो अब फिर यहां से पता चल रहा है कि अब आप देखिए 100 इंटू एक्स अगर 80 है तो फिर एक्स कितना होगा, यानी 0.8 मोल। बताइए बात समझ में आई। यस सर। अभी मैं क्लास में हूँ भाई, अभी बताइए। नहीं कोई चेंज कुछ नहीं। 0.8 मोलर, 0.8 मोलर, बताइए बात समझ में आई। यस Yes, सर। sir. इसी का नाम है टाइट्रेशन, इसी को हम टाइट्रेशन कहते हैं, इसी को टाइट्रेशन कहते हैं। अब यहाँ पर एक और कॉमन सेंस की बात है, हाँ भाई रैयान आप बताइए, ये एक कॉमन सेंस की बात है कि भाई HCl 0.4 मोलर 200 ml हमने डाला और कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो गया, तो मुझे कैसे पता चला, मुझे किसने बताया कि न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो गया। हम ऊपर से धीरे धीरे HCl डाल लेते और 200 ml डालने के बाद में न्यूट्रलाइजेशन पूरा हो गया था, ये हमें किसने बताया कि न्यूट्रलाइजेशन पूरा हो गया, मुझे कैसे पता चलेगा, कोई मुंह से तो बोला नहीं। हाँ भाई बात समझ में आ रही है। सर सॉलिड फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा।
सॉल्ट फॉर्मेशन तो उससे पहले भी शुरू हो जाएगा, बट हमें पता कैसे चलेगा कि कंप्लीट हो गया रिएक्शन? सर हम कोई इंडिकेटर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इंडिकेटर। अच्छा, ये क्या होता है? इंडिकेटर क्या होता है? सर मतलब लिटमस या फिर मतलब जो हमें बता सके कि सॉल्यूशन बेस है या फिर एसिड है सर, क्योंकि सर जब वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और उसके बाद जैसे हम नेक्स्ट ड्रॉप डालेंगे वो अभी बेस था तो उसके बाद वो तुरंत एसिड हो जाएगा, तो इस वजह से लिटमस का कलर चेंज हो जाएगा। हाँ, तो देखिए हमको जो है वो क्या कहते हैं कि कोई ना कोई चीज ऐसी यूज करनी पड़ेगी। नॉर्मल सी बात है कि मुंह से तो जो है वो बोलने वाला है नहीं कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया, तो हमको कुछ ना कुछ इसमें ऐसा एक केमिकल डालना पड़ेगा, जो कि हम क्लास 10 में पढ़ के भी आ रहे थे, लिटमस पेपर, कि जो अपना कि जब रिएक्शन जैसे ही कंप्लीट हो वो कलर चेंज कर दे। कलर चेंज कर देगा तो हमें पता चल जाएगा, अरे रे रिएक्शन कंप्लीट हो गया, न्यूट्रलाइजेशन हो गया। तब हम जो है वो क्या कहते हैं कि और डालना बंद कर देंगे और ये रीडिंग नोट डाउन करेंगे कि यार ये 200 ml, देखो 200 ml की जरूरत पड़ी थी रिएक्शन कराने के लिए, तो हमें HCl के इतने मोल्स की जरूरत पड़ी थी, यानी NaOH के इतने मोल्स होंगे, और तब फिर हम NaOH की मोलैरिटी निकाल लेंगे। कुछ बात समझ में आई? तो वो जो हम यूज करेंगे यहाँ पर, वी कैन यूज दिस, वी हैव स्टडीड इन क्लास 10। ये बताइए पढ़ा है या नहीं? यस सर, पढ़ा है। यस सर। तो लिटमस यहाँ पर किसका काम करेगा? इंडिकेटर। इंडिकेटर मतलब कि वो इंडिकेट कर देगा, बता देगा कि अरे भाई रिएक्शन जो है वो न्यूट्रलाइजेशन वाला काम कंप्लीट हो गया। सर जी मैम। सर एक्चुअली मैंने एक जगह रीड करा है कि जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तब सॉर्ट ऑफ बबल्स आने शुरू हो जाते हैं। तो हाँ, सर अगर और ये है कि जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन खत्म हो जाता है फिर बबल्स खत्म हो जाते हैं कंप्लीटली। आप देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जब न्यूट्रलाइजेशन अगर हो रहा होगा तो क्योंकि काफी हीट प्रोड्यूस हो रही होगी तो बबल्स आ रहे होंगे। बट मैम ये एक ऐसी चीज है ना कि हम इस पे 100% रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि बबल्स की एज फार एज बबल्स आर कंसर्न, तब उसमें जो है वो रिपोर्टिंग का एरर हो सकता है कि किसी को बबल्स दिख रहे हैं, किसी को नहीं दिख रहे हैं। बट कलर चेंज एक ऐसी चीज होगी ना कि वो बहुत कन्विंसिंग वे में सबको दिख जाएगी। तो हम मतलब जो आप कह रही हैं, हम उस मेथडोलॉजी की हेल्प तो ले सकते हैं, मगर हमको एक बिल्कुल श्योर शॉट अगर मेथड अपनाना है तो वो यही है कि बेटर यही है कि यार कोई इंडिकेटर यूज कर लो कि जिसका कलर चेंज हो, कि वो हर कोई मतलब इवन बच्चा भी एक्सपेरिमेंट अगर कराए ना तो वो भी एंड रिजल्ट तक पहुंच जाए कि हो अब जो है वो कंप्लीट हो गया। आप मेरी बात समझी? यस सर, जी समझ आया। हाँ, मतलब कोई ऐसा कि थोड़ा चीजों को आसान बनाए ना कि डिफिकल्ट बनाए। जी ठीक है। यस सर। चलिए अब देखिए टाइट्रेशन का जो सेटअप है उसको देख लीजिए, क्योंकि ये डायग्राम चाहे रफ सही सही जो आप बना लेंगे, मैं मतलब इसमें जो है वो क्या कहते हैं कि हमको ये सब यूज करना होगा। देखिए एक बड़ी सी वेसल रहती है, इस वेसल को हम क्या बोलते हैं? एक बड़ी सी वेसल रहती है, इसका क्या नाम होता है? ब्यूरेट। जिसमें जैसे हमने HCl लिया हुआ था ना, वो इसी में लिया हुआ था। HCl जो नॉन कंसंट्रेशन ली हुई थी, ये शीशे की वेसल थी, इसी में लिया हुआ था, इसको हम क्या बोलते हैं? ब्यूरेट। और HCl की तो हमको मोलैरिटी भी पता थी, तो जिसकी मोलैरिटी पता होती है, देखिए उसका क्या नाम होता है? जिसकी मोलैरिटी पता होती है उसका क्या नाम होता है? टाइट्रेंट। हाँ, टाइट्रेंट। जो कि हमने HCl लिया था उसकी मोलैरिटी नोन होती है, नोन मोलैरिटी, नोन या नोन कंसंट्रेशन। टाइट्रेंट मतलब जिसकी मोलैरिटी नोन है, कंसंट्रेशन नोन जिसकी होती है। तो हमारे केस में अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया, हमें किसकी मोलैरिटी पहले से पता थी? हमें अन्वेषा बताइए किसकी मोलैरिटी पहले से पता थी? इस वाले सवाल में किसकी मोलैरिटी पहले से नोन थी, बताइए? HCl। हाँ, HCl की। अभी मोलैरिटी तक पहुंची नहीं होंगी आप, या पहुंच गई? नहीं सर, अभी नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
कोई बात नहीं, अभी अगला वीडियो फिर उसी का देख लीजिए। जिसकी कंसंट्रेशन नोन है वो है, हो गया हमारा HCl। नोन मोलैरिटी, अच्छा जिसकी अननोन मोलैरिटी रहती है, जिसकी वो वॉल्यूम तो ठीक है, वो तो नाप ली गई नोन, बट जैसे NaOH था जिसकी अननोन रहती है, तो जिसकी पता नहीं रहती उसको हम क्या नाम बोलते हैं? एनालाइट या टाइटरेंड। टाइटरेंड भी बोलते हैं अननोन मोलैरिटी वाले को, अननोन मोलैरिटी वाले को, जो कि अभी हमारे केस में अननोन मोलैरिटी वाला कौन था? कौन था अननोन मोलैरिटी वाला? NaOH। NaOH। तो अननोन मोलैरिटी वाला है NaOH। तो ये छोटा सा एक डायग्राम है, ऐसा डायग्राम आप बना लीजिए। तो पूरे टाइट्रेशन का सेटअप कहलाता है ये, टाइट्रेशन सेटअप। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी ड्राइंग होनी चाहिए, बहुत अच्छा डायग्राम बने, रफ सा ही बना लीजिए, जैसा भी बन रहा है बना ली। मैंने तो जो है वो फोटो चिपकाई हुई है, क्योंकि मेरी ड्राइंग तो बहुत ही बुरी है, बट आप जितना जैसा भी बन रहा है बना लीजिए, मेन समझना जरूरी है। मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ उसको। बनाइए आराम से, जब जब बना ले तो बताइएगा। इसका क्या वो लिखा उन्होंने? बताइए, अगर लिख लिया तो आगे बढ़े। सर अननोन सोल्यूशन का ये मतलब वो, मतलब हमें पता है वो कौन सा सोल्यूशन है किस केमिकल का, पर हमें उसकी बिल्कुल, मोलैरिटी नहीं पता। बस बस बस, बहुत अच्छी बात। क्या अननोन सोल्यूशन का मतलब? हमें ये तो पता है कि NaOH है, ये तो पता है NaOH है, मगर ये नहीं पता कि उसकी मोलैरिटी क्या है। ठीक है सर। मतलब अननोन सोल्यूशन नहीं है, अननोन मोलैरिटी है। ठीक है, ओके सर। रफ सा डायग्राम बनाएंगे, कोई मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल फेयर बनाना है, रफ सा बना लीजिए बस, चलेगा। यस डन। चलिए, अब कुछ यहाँ पर वही जो टर्म्स हैं वो देखिए, लिखने का समय आ गया है, लिखने का समय आ गया, एक एक करके उसको हम पढ़ेंगे। वो इधर भी लिख दिए मैंने, टाइट्रेशन में जो टर्म्स यूज होते हैं, तो कुछ कुछ टर्म्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे। हाँ भाई, प्रत्यक्ष गुप्ता पढ़िए। टाइट्रेंट किसको कहते हैं? प्रत्यक्ष गुप्ता पढ़िए। व्हाट डू मीन बाय टाइट्रेंट? The standard solution of an accurately known strength. हाँ, जो कि सर हमारे केस में हम ऊपर से डाल लेते हैं ना HCl, जिसकी मोलैरिटी हमको पता थी, जिसकी जो हम HCl डाल लेते, जिसकी मोलैरिटी हमको पता थी 0.4 मोलर, जो ऊपर से हम डाल लेते, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टाइट्रेंट। लिखते चलिए, लिखते चलिए, लिखते चलिए, टाइट्रेंट लिखते चलिए, जिसकी मोलैरिटी पता है। हाँ भाई, श्लोक लिख रहे हैं या नहीं? यस सर लिख रहे हैं। लिखिए।
लिख लिया भाई? ये लिख लिया टाइट्रेंट किसे कहते हैं? एक एक करके लिखना है, सारे नहीं। Yes, sir. चलिए, नेक्स्ट क्या है जो है वो क्या कहते हैं कि जिसकी हमको पता नहीं है, जो कि हमारे केस में NaOH था, उसको दो तीन नाम है उसके। एक नाम है एनालाइट, दूसरा नाम है टाइट्रेट। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? पढ़िए, प्रत्यक्ष पढ़िए। The solution containing a substance whose concentration or strength is not determined. हाँ, या इज टू बी डिटरमाइंड, जिसको निकालनी है, जिसके लिए हम मेहनत कर रहे थे, वो उसको बोलते हैं टाइट्रेट। एक और नाम क्या होता है? एनालाइट। लिख लीजिए। ये मैं आर्टिकल करा रहा हूं जो कि बहुत कम ही लोग करवाते हैं, बहुत ना के बराबर लोग करवाते हैं, बट हम तब भी इसको डील कर रहे हैं। लिखिए। लिख लिया तो बताइए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चल चल चल। ठीक, अब इसमें जो अगली चीज आपके लिखने की है वो है इंडिकेटर। इंडिकेटर, हमें श्लोक पढ़िए। इंडिकेटर क्या है? पढ़िए। The substance used for visual detecting by color change or completion of reaction at the end point. A good indicator must have the following characteristics. First, it must be sensitive at the equivalence point and the color change at the end point must be clear and sharp. Second, the pH range of the indicator should be such that the reaction gets completed within the range. हाँ, ठीक। तो इंडिकेटर उसको बोलते हैं कि जहां जब रिएक्शन खत्म हो, जब रिएक्शन फिनिश हो, तो हमें पता चल जाए कि कोई सब्सटेंस उसमें पहले से ही पड़ा हो कि जो कलर चेंज कर दे। कलर चेंज कर दे तो आपके कलर चेंज होगा, हमें पता चल जाएगा कि अच्छा रिएक्शन खत्म हो गया है, क्योंकि कलर चेंज हो गया है, और फिर बस हम अपना रिएक्शन कंप्लीट माने। लिखिए इसको, इंडिकेटर वाली चीज लिखिए, नोट डाउन करिए, फिर और इसको समझाता हूं। लिखा, नोट डाउन किया? बताइए भाई, इंडिकेटर के बारे में नोट डाउन किया? प्लीज बताइए।
Yes, sir. चलिए सर इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट का क्या मतलब है? हाँ, अभी आ रहे हैं उस पे, आ रहे। इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब ये है कि जहां पर रिएक्शन बिल्कुल फिनिश हुआ का मतलब कि जैसे मैं इसमें देखिए, अगर ये लेट अस से रिवर्स बात कि मान लीजिए कि NaOH के 80 मिलीमोल्स ही होते, NaOH के 80 मिलीमोल्स ही होते, तो मुझे HCl रिएक्शन खत्म करने के लिए आप ऐसे देखिए, मैं तो बिल्कुल नॉर्मल एग्जांपल दूं। सपोज करिए कि NaOH हमारे पास में 1 मोल है, ठीक है, तो इसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए और कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराने के लिए हमको HCl भी कितना डालना पड़ेगा? 1 मोल। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो 1 मोल के करस्पॉन्डिंग जो हमारी वॉल्यूम ऑफ HCl यूज जो होगी, वो तो क्या कहलाएगी? इक्विवेलेंस पॉइंट। जो 1 मोल के करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम ऑफ HCl यूज्ड होगी, दैट विल बी नोन एज इक्विवेलेंस पॉइंट। वन मोल के करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम ऑफ HCl यूज्ड होगी वो इक्विवेलेंस पॉइंट कहलाएगी। बट जो एक्चुअल में सपोज करिए कि हमने जो है हम बातों में लगे रहे और ऊपर जो है वो ब्यूरेट से ये टप 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 गिर रहा था, हम बात करते रहे, हमने देखा ही नहीं, तो हम ब्यूरेट हमने थोड़ी देर बाद बंद किया, 2-4-5 सेकंड बाद बंद किया, या किसी समय इधर उधर अपना मोबाइल में मैसेज चेक करने लगा, यूट्यूब इंस्टाग्राम पे फोटो देखने लग गया और बाद में बंद किया, और तब तक के थोड़ा सा ज्यादा HCl गिर चुका था, तो मतलब एक्चुअल में थोड़ा ज्यादा गिर चुका था, तो जहां पर हम जो एग्जैक्ट जो रिक्वायरमेंट के अलोंग जो वॉल्यूम यूज होगी वो तो क्या कहलाएगी? इक्विवेलेंस पॉइंट, और जो कि 1 मोल को करस्पॉन्ड करेगी। बट जो उससे थोड़ा सा ज्यादा यूज कर रहे होंगे, जो कि प्रैक्टिकल लेवल पर अक्सर डिफिकल्टी हो जाती है, तो वो वाली जहां पर हम सच में बंद करेंगे रिएक्शन, वो वाली वॉल्यूम क्या कहलाएगी? एंड पॉइंट। ये देखिए, पढ़िए क्या लिखा हुआ है, अब समझते हैं। पढ़िए, इक्विवेलेंस पॉइंट पढ़िए। पढ़िए अनुश्री। Equivalence point, the exact or theoretical point at which the reaction is complete. मतलब जहां पर एक सच में रिएक्शन जितना HCl चाहिए था रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए, वो है आपके इक्विवेलेंस पॉइंट। बट जो एक्चुअल में जो हो रहा है उसको हम बोलते हैं आपके एंड पॉइंट। अभी और समझाऊंगा, जब सवाल करेंगे तो समझाऊंगा। लिखिए एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। जब नोट डाउन कर लें तो बताइए भाई। चलिए। ये देखिए, अब जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है हम उसी को समझते हैं। ये देखिए, वही टाइट्रेशन वाला सेटअप था, लिटमस को यूज किया हुआ है हमने,
जो है इंडिकेटर की तरह। पहले क्वेश्चन जो है वो मतलब पूरा सेटअप मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। ये देखिए NaOH सोल्यूशन हमने यहाँ पर यूज किया हुआ है, और इस बार NaOH ऊपर है। NaOH सोल्यूशन यूज किया हुआ है। कितना NaOH है बताइए, कितना? 0.5 मोलर। हाँ 0.5 मोलर। इनिशियल वॉल्यूम जो थी वो 200 ml थी, और फाइनल वॉल्यूम जो है ये टप 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 गिरा, फाइनल वॉल्यूम जो हमने देखी वो 140 ml है। तो बताइए कितनी वॉल्यूम यूज हो गई होगी, जो कि अंदर यहाँ पर इधर टप 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 अंदर चली गई होगी। कितनी वॉल्यूम यूज हो गई होगी बताइए? 60 ml। 60 ml, ठीक। अब 60 ml न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज हो गई। तब आप मुझे बताइए कि NaOH के मिलीमोल्स कितने अंदर चले गए? 0.5 मोलर इंटू 60 यानी कितना हो गया? 30 मिलीमोल्स। 30 मिलीमोल। ये टफ आर्टिकल है इसलिए ध्यान से देखना है। 30 मिलीमोल। अब यहाँ पे ये देखिए कि हाँ 30 मिलीमोल यानी HCl के अब ये क्या देखिए लिखा हुआ है, HCl सोल्यूशन ऑफ अननोन मोलैरिटी जिसकी वॉल्यूम 100 ml है। तो अब इन्होंने फिर यही कहा है कि फाइंड मोलैरिटी ऑफ HCl जो कि यूज हो रहा है। तो हमको मालूम है कि यार जब इसके 30 मिलीमोल यूज हुए यार, कम ऑन 30 मिलीमोल यूज हुए, तो HCl के भी फिर कितने मिलीमोल होने चाहिए? 30 मिलीमोल्स। 30 मिलीमोल होने चाहिए। तो अब वही करके हम चालाकी से निकाल लेंगे कि उसके भी वही होने चाहिए 30 मिलीमोल्स। तो यानी मोलैरिटी HCl की निकल के आ जाएगी 30 मिलीमोल्स, और 100 मिलीलीटर। तो मोलैरिटी कितनी आ गई बताइए? 0.3 मोलर। हाँ, मगर उसको करने के लिए पूरा एक सेटअप बिठाया। वो अभी तो हमने बड़ी आसानी से बोल दिया। देखिए लिटमस को जो है वो इंडिकेटर की तरह यूज किया। तो इनिशियली वो लिटमस था वो रेड कलर का था क्योंकि मीडियम एसिडिक होगा। जैसे ही न्यूट्रलाइजेशन हुआ तो वो लिटमस किस कलर का हो गया? पर्पल हो गया न्यूट्रलाइजेशन का। और जब एक्स्ट्रा अगर 1-2 बूंद एक्स्ट्रा पड़ गई होगी NaOH, हम बातों में लगे रहे होंगे, और मीडियम बेसिक होगा, तो फिर लिटमस का कलर क्या हो जाएगा? ब्लू। तो अब वो देखिए यही डिफरेंस है इक्विवेलेंस पॉइंट और एंड पॉइंट पे। इक्विवेलेंस पॉइंट वो है जहां रिएक्शन कंप्लीट हुआ। इक्विवेलेंस पॉइंट वो है जहां रिएक्शन कंप्लीट हुआ। और HCl NaOH ने न्यूट्रलाइज किया, लिटमस का कलर जो था वो पर्पल था। अगर 1-2 बूंद एक्स्ट्रा NaOH डल गया ऊपर से तो वो फिर एंड पॉइंट कहलाएगा। तो ये डिफरेंस है इक्विवेलेंस पॉइंट एंड पॉइंट में। हाँ भाई समझ में आया अनुश्री एंड पॉइंट इक्विवेलेंस पॉइंट में डिफरेंस? यस सर। चलिए, तो ये तो पिछला वाला तो डायग्राम आपने बना लिया था। यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर आप सिर्फ एक मतलब क्वेश्चन की फॉर्म में ही नोट डाउन करें, क्योंकि मैंने तो देखिए उसी डायग्राम में ही ये सवाल इनकॉर्पोरेट किया है समझाने के लिए। बट आप तो कोई दोबारा तो ऐसे डायग्राम बनाएंगे नहीं। तो आप सिर्फ ये काम कर लीजिए कि भाई जब इसको देख लीजिए और क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए कि NaOH सोल्यूशन हमने लिया हुआ है 0.5 मोलर, और जो वॉल्यूम यूज करिए 60 ml यूज करिए, और NaOH के फिर यानी हमको पता चल गया 30 मिलीमोल हमने यूज किए। तो फिर तब तो हम समझ ही गए। फिर तो हम समझ ही गए कि यार जरूर फिर नीचे HCl भी कितना होगा? 30 मिलीमोल होगा। और HCl की जो वॉल्यूम ली हुई थी वो 100 ml ली हुई थी। तो फिर टाइट्रेशन का इसी को हम टाइट्रेशन बोलेंगे, और ये हम काम करेंगे। कुछ बात समझ में आई? हाँ देखिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात ये लिखी हुई है
ठीक, बहुत एक इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, इसको पढ़िए, धीरे धीरे समझ में आएगा। लाइक दिस इज अ डिफिकल्ट आर्टिकल, धीरे धीरे समझ में आएगा। हाँ भाई दीपाली पढ़िए, क्या लिखा हुआ है ये पढ़िए। Change in color of indicator helps us in determining equivalence point. हाँ, जो इंडिकेटर का जो कलर चेंज होता है वो हमको हेल्प करता है डिटरमाइन करने में कि इक्विवेलेंस पॉइंट कहाँ पर आया। ये बात कुछ समझ में आई? Yes, sir. चलिए, ठीक। HCl, NaOH, NaOH के मिलीमोल्स हमको पता चल गए थे। HCl के जब NaOH के मिलीमोल्स पता चल गए थे तो HCl के भी फिर उतने ही होने थे। ये चीज फिर समझ में आ गई। ये तो एक देखिए डायग्राम वगैरह कोई बनाने के लिए इतना कोई वो नहीं है, आप तो नॉर्मल टर्म में करें। कैन वी मूव अहेड? बताइए, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब देखिए तीन हमको मेनली इंडिकेटर यूज करने हैं, तीन मेनली इंडिकेटर यूज करने जिनका बहुत ज्यादा यूज होगा। फिनोल्फ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज और लिटमस। लिटमस के तो हमारे कंसेप्ट क्लियर हैं कि यार 7 से कम अगर होगा तो एसिडिक है, 7 से ज्यादा होगा तो बेसिक है। मगर ये फिनोल्फ्थलीन आप लिख लेंगे कि फिनोल्फ्थलीन ऐसा रहता है कि 10 से ऊपर अगर पीएच रहती है तो इसका कलर पिंक रहता है, और 8.3 से अगर नीचे रहती है तो ये कलरलेस होता है। इंडिकेटर बता रहा हूं, बस इतना ही लिखना है जितना मैं दिखा रहा हूं। मिथाइल ऑरेंज है, ये 4.4 से अगर ऊपर पीएच रहती है तो ये आपके रेड कलर का होता है, और 3.1 से अगर नीचे रहता है, सॉरी 3.1 से अगर कम रहती है तो ये रेड कलर का होता है, और 4.4 से ऊपर अगर रहती है तो ये येलो कलर का होता है। तो ये यहाँ पर आपको ये चीजें बतानी है। पिंक क्या, ये एक्चुअली में डार्क पिंक रहता है, तो वायलेट कलर का रहता है ये आपके फिनोल्फ्थलीन। मिथाइल ऑरेंज इधर तो रेड है और ये येलो कलर हो जाता है। तो ये स्टोरी है। ये दो इंडिकेटर अभी हम सवाल में यूज करने वाले हैं, फिनोल्फ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। ये वाली चीज इंडिकेटर फिनोल्फ्थलीन मिथाइल ऑरेंज का नाम और किस रेंज में उनका क्या कलर होता है वो ऐसे करके जैसे मैंने लिखवाया है वो लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। Sir, done.
बताइए, लिख लिया, लिख लिया? Sir, please can provide some Yes, sir. seconds. हाँ बताइए क्या No. हुआ? Sir, थोड़ी देर और दीजिए please. हाँ लिखिए, लिखिए, लिखिए। Yes, sir, done. Yes, sir, done. चलिए चलिए चलिए। अब देखिए, ये हम जो है वो क्या कहते हैं कि एक नॉर्मल सा रिएक्शन है कि Na2CO3 का HCl के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं तो NaHCO3 बन रहा है और NaCl बन रहा है। NaHCO3 जो बन रहा है, हम फिर से HCl के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं तो NaCl बन रहा है और H2CO3 बन जा रहा है, जो कि H2CO3 बनने के बाद में वो टूट जाता है H2O और CO2 में, H2O और CO2 में। ठीक, अब होता यही है कि ये जब रिएक्शन होता है तो Na2CO3 में जब हम HCl डालते हैं तो पहले तो वो NaOH में कन्वर्ट होता है NaCl। इसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट ऑफ Na2CO3। फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट यानी कि अभी Na2CO3 सारा का सारा कन्वर्ट हुआ है NaHCO3 में, फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट। और इस समय pH कितनी होती है? 8.3. 8.3. क्योंकि Na2CO3 तो बहुत ज्यादा बेसिक होता है। आप ये समझिए कि Na2CO3 अगर मैंने जस्ट पानी में डाला हुआ है, Na2CO3 पानी में डाला हुआ था, तो अभी तो Na2CO3 डाला हुआ था तो ये तो बहुत बेसिक है, अभी तो pH ऐसी रहेगी, कुछ 11 के आसपास रहेगी। बट जब मैं ऊपर से अगर इसके अंदर HCl डाल दूंगा और फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट रीच कर जाएगा तो उस टाइम फिर फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद pH कितनी आ जाएगी? 8.3। फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद में pH आ जाएगी 8.3। Na2CO3 और HCl फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद में pH आ जाएगी 8.3। तो इस चीज को जो है वो क्या कहते हैं कि आप पहले नोट डाउन करिए, यहीं से नोट डाउन करना शुरू कीजिए। ये लिख लीजिए, हेडिंग डाल लेंगे। हेडिंग क्या डाल लेंगे जो मैं बता रहा हूं? टाइट्रेशन ऑफ Na2CO3 with HCl, ये हेडिंग डालिए। लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. टाइट्रेशन। और फिर ये लिखिए Na2CO3 plus HCl, it gives me NaHCO3 plus NaCl।
लिखा भाई, नोट डाउन किया? Yes, sir. अब देखिए होता क्या है कि वही सेटअप है, हम बाहर से HCl डाल लें। अब आप अगर मैंने इसके अंदर फिनोप्थिलीन डाला हुआ है, फिनोप्थिलीन एज एन इंडिकेटर डाला हुआ है, तो अब ये देखिए फिनोप्थिलीन कहाँ कहाँ कलर चेंज कर रहा था, ये अभी लिखवा है। देखिए फिनोप्थिलीन के बारे में क्या लिखा हुआ है, वेरी वेरी डिफिकल्ट आर्टिकल। इस आर्टिकल को ज्यादातर समझने में हर स्टूडेंट को ही प्रॉब्लम होती है। शायद ही कुछ ऐसे लोग हों जिसको मैंने पहली बार ये आर्टिकल पढ़ाया और उन्होंने समझ लिया। मयंक शर्मा बताइए, फिनोप्थिलीन का कलर कब रहता है? 10 से ऊपर पीएच है तो फिनोप्थिलीन का कलर क्या होता है? तो पिंक, और 8.3 से नीचे है तो कलर क्या होगा? तो कलरलेस। कलरलेस। अब ये देखिए, ये पढ़िए, ये क्या लिखा हुआ है, ये पढ़िए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। जब इस बीकर में अभी केवल Na2CO3 पड़ा हुआ है और फिनोप्थिलीन पड़ा हुआ है, ठीक, दो चीजें पड़ी हुई हैं। और जब Na2CO3 पड़ा होता है तो मैंने आपको बता दिया Na2CO3 सॉल्यूशन के अंदर पड़ा हुआ है तो उसकी वो बेसिक सॉल्ट है तो उसकी पीएच अराउंड 11 रहेगी। जिस पानी के अंदर Na2CO3 अगर केवल पड़ा हुआ है तो उसकी पीएच 11 के आसपास रहेगी। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए मयंक, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। So when only Na2CO3 is present in the solution, pH is around 11 and phenolphthalein imparts pink color to the solution. We ठीक, start adding HCl from purate until first equivalence point is reached. हाँ, अब फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब ये है कि देखिए जब हमें कैसे पता चलेगा कि जैसे फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट रीच कर गया, क्योंकि जब Na2CO3 NaHCO3 में कन्वर्ट हो जाएगा तो पीएच कितनी हो जाएगी? 8.3. और 8.3 पीएच पे फिनोप्थिलीन का कलर क्या हो जाएगा? Colorless. और हम समझ जाएंगे कि क्या रीच कर गया? First equivalence. फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट। तो ये चीज आप वही फिर से डायग्राम है। अब डायग्राम तो नहीं बनाना, मगर आप कम से कम ऐसा बना सकते हैं, जल्दी जल्दी वाला ऐसा बना सकते हैं कि यार ये ब्यूरेट है और इसके अंदर ये पानी के अंदर घुला हुआ था, Na2CO3 घुला हुआ था पानी के अंदर, और मैंने इसके अंदर फिनोप्थिलीन डाल दिया। इसको भी शॉर्ट में PHTH ऐसे करके लिख लिया, फिनोप्थिलीन। और अभी कलर जो है पिंक था, वो तो मैं लिखवा ही रहा हूँ। तो ऐसी जल्दी वाला सा एक डायग्राम बनाइए, क्योंकि बार बार तो यार इतने लंबे लंबे डायग्राम बनाएंगे नहीं, तो जल्दी वाला सा डायग्राम बनाइए और फिर हम काम करते हैं। सर जी मैम बताइए। सर जैसे मिथाइल ऑरेंज की रेंज है 3.1 से 4.4 तक, जी अगर उससे नीचे हुआ तो सर फिर एसिडिक और उससे ज्यादा हुआ तो बेसिक, राइट? मैम, नहीं नहीं, उससे देखिए उस अभी इससे आप खुद सोचिए कि 3.1 से नीचे एसिडिक है, बट मैम 4.4 से ऊपर भी तो एसिडिक है, जब तक कहाँ ना पहुंच जाए। 7 तक। हाँ, तो अभी तो आप 4.4 से ऊपर ये तो नहीं कह सकते कि आप 4.4 से पीएच बेसिक हो गया, ये तो नहीं कह सकते हम, अभी भी एसिडिक ही है 7 तक। ओके सर, सर समझा। सर फिर तो सर हमें मिथाइल ऑरेंज धोखा दे सकता है। अभी पता चलेगा कि उसका यूज कहाँ करते हैं। धोखा तो तब देगा ना कि जब हम धोखा खाने के लिए उसको यूज करेंगे। हर रिएक्शन के लिए हर रिएजेंट, हर इंडिकेटर सुटेबल थोड़ी है। यस सर।
बताइए ये चीज लिखिए, लिखिए प्लीज, नोट डाउन करिए, लिख लें तो बताइए। फिनोप्थलीन एज एन इंडिकेटर, जब Na2CO3 प्रेजेंट है पानी के अंदर, pH 11 के आसपास है, फिनोप्थलीन जो है वो सोल्यूशन को पिंक कलर दे रहा है। फिर हम ऊपर से, ऊपर मतलब ब्यूरेट से HCl धीरे धीरे डॉप 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 टप 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 HCl डालना शुरू कर रहे हैं, और जो है वो एक फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट रीच कर जाएगा। बताइए भाई, लिखा? यस सर। यस सर। ठीक, अब ये देखिए, जब HCl हम ब्यूरेट से डालेंगे फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट रीच कर जाएगा। फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट पे pH लगभग 8.3 होगी और फिनोप्थलीन कलरलेस हो जाएगा, गिविंग अस एन इंडिकेशन ऑफ क्लोजिंग द ब्यूरेट, और हम ब्यूरेट क्लोज कर देंगे, हम ब्यूरेट बंद कर देंगे फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट पे। मतलब हम खुद HCl अब डालना बंद कर देंगे, क्योंकि कलर चेंज हो गया है। तो इसका मतलब ही यही है कि ब्यूरेट आपको बंद करनी है। जब भी इंडिकेटर कलर चेंज करेगा, इसका मतलब ही यही होगा कि आपको ब्यूरेट बंद करनी होगी। लिखिए, इसको भी लिखिए, नोट डाउन करिए, इस वाली चीज को नोट डाउन करिए। सर जी बताइए। सर हमने ये कैसे आइडेंटिफाई किया कि फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट 8.3 pH पे ही आएगा? नहीं नहीं नहीं, हम जब कल देखिए, हमको कुछ बातें पहले से जो है वो हमने एक्सपेरिमेंट करके पता करी हुई थी कि जब NaHCO3 बनता है तो pH कितनी रहती है। तो pH रहती है 8.3, और फिर वैसे ही इंडिकेटर हमने चूज किया कि जो 8.3 पे अपना कलर चेंज कर ले। तो अब जब फिनोप्थलीन ने अपने कलर चेंज किया तो हम समझ गए कि ओहो pH 8.3 हो गई होगी और फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट रीच कर गया होगा और Na2CO3 ने NaHCO3 बना लिया होगा। कुछ बात समझ में आई या नहीं आपको? यस सर। क्या समझ में आई, मुझे भी समझा दिए। सर आपने ये बताया कि आपने एक्सपेरिमेंट करके ये पहले से ही रीच आउट कर लिया कि pH 8.3 होगा, तो हमने ऐसा इंडिकेटर लगाया जो 8.3 पे अपना कलर चेंज करे।
जी जी तो जी, सर मैं जानबूझ के इंडिकेटर ही ऐसा यूज किया कि जो 8.3 पे अपना कलर चेंज करे। जी तो जैसे ही वो अपना इंडिकेटर हमें इंडिकेट कर देगा कि pH 8.3 तक रीच हो गया है, इसीलिए हमें ब्यूरेट क्लोज करना है। हाँ, भाई लिख लिया हो तो बताइए। यस अब ये देखिए कि अगर फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट अगर मतलब अब हमको अगर रिएक्शन फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट पे यहीं पे ब्यूरेट बंद कर देना है, कलर चेंज करा देना है, तो हम जो है वो ये फिनोप्थलीन एज एन इंडिकेटर यूज करेंगे। देखिए ये पॉइंट मैंने ऐसे करके लिखा हुआ है, इसको पढ़िए, प्लीज रीड इट आउट, फिर इस पे कुछ क्वेश्चन वगैरह करेंगे। अन्वेषा पढ़िए क्या लिखा हुआ है। In case we want an indication to stop the हाँ हाँ reaction at first equivalence point, we use phenolphthalein as indicator. हाँ, अगर हम ये चाहते हैं कि भाई फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट पे हम HCl अब डालना बंद कर दें, तो हम फिनोप्थलीन एज एन इंडिकेटर यूज करेंगे। लिखिए इस चीज को, लिखिए इस चीज को लिखिए। इन केस वी वांट एन इंडिकेशन, लिखते चलिए। इन केस वी वांट एन इंडिकेशन, मैं इसकी पीडीएफ भी भेज दूंगा आपको, इस वाली क्लास के जो नोट्स हैं उसकी पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। Okay, sir. यस सर To stop the reaction at first equivalence point, we use phenolphthalein as indicator. अगर हम ये चाहते हैं कि रिएक्शन फर्स्ट इक्विवेलेंस पॉइंट पे रुक जाए, तो हम जो है वो फिनोप्थलीन एज एन इंडिकेटर यूज करेंगे।
Sir, done. अब देखिए इसके आगे अगर हम मिथाइल ऑरेंज यूज करते हैं तो Na2CO3 डालते हैं, मिथाइल ऑरेंज यूज करते हैं तब तो Na2CO3 की तो pH 11 है सोल्यूशन की, और मिथाइल ऑरेंज तो pH 4.1 से ऊपर ही उसका कलर क्या हो जाता है दृश्य बताइए? Yellow. येलो। तो अब इसके आगे का जो भी डिस्कशन है वो हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आई विल बी सेंडिंग द PDF, उसमें कुछ क्वेश्चन वगैरह भी होंगे बट वही क्वेश्चंस फिर हम अगली क्लास के बाद ही करेंगे, ठीक है? ये लास्ट आर्टिकल है और फिर ये चैप्टर हम फिनिश कर देंगे। अब उसके बाद देखेंगे कंसेंसस डेवलप करेंगे कि भाई अगर मोल कंसेप्ट बहुत जो है वो मोल वाली चीजें हो गई, एकदम बोर भी हो गए लोग, फैटीग हो गए, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट कर देंगे। और अगर पब्लिक बोर नहीं हुई है तो फिर रेडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि रेडॉक्स पढ़ेंगे तो फिर से ऐसे ही मोल जैसा ही लगेगा। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो कि सीक्वेंस में सेकंड चैप्टर है उसे स्टार्ट कर देंगे। और अगर बोर हो गए होंगे और नहीं हुए होंगे तो रेडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट करने तो सभी है बट जो है वो यहाँ पर हम लोग सब कंसेंसस डेवलप कर लेंगे, वही वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वैसे तो मैं सीक्वेंस फॉलो करता हूँ बट अभी स्कूल स्टार्ट नहीं हुए तो इसलिए। चलिए ओके देन विल बस ये छोटा जरा सा आर्टिकल बचा है, फिर ये बेसिक कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है? ओके सर, Okay, sir. Sir. थैंक यू। थैंक यू सर। sir. Thank you, sir.